स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन विद AK गौतम पर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर बड़ी ही उपयोगी और शैक्षिक जानकारी साझा की जाती है। इससे पहली वीडियो में आपको ने देखा होगा कि संविधान के स्रोत पर चर्चा की गई थी। संविधान, भारत का संविधान कहाँ कहाँ से और किस प्रकार से बनाया गया है। उसी कड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़ के हम आज बात करने वाले हैं भारत के संविधान के भाग 4 पर, जहां प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। हाँ साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, जिन्हें आप DPSP भी कहते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। और इनका अनुच्छेद के आधार पर देखें तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया कहां से गया है, तो साथियों आप सबको पता होगा कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आर्यलैंड के संविधान से लिया गया है। और आर्यलैंड के संविधान में भी जो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया था वो स्पेन के संविधान से किया गया है। तो साथियों, इससे पता चलता है कि नीति निर्देशक तत्व भी कितने महत्वपूर्ण हैं, जो कि भारत में ही नहीं दूसरे देशों के संविधान में भी जिनका प्रावधान किया गया है, और वहां पर बहुत अच्छे से उनका इस्तेमाल वहां के जनता के वेलफेयर में किया जाता है। तो ठीक उसी आधार पर भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। अगर हम आर्टिकल के आधार पर देखें तो आर्टिकल 36 यानी अनुच्छेद 36 राज्य को परिभाषित करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित करता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जब आप टॉपिक को देखते हैं तो उसी से आपको परिभाषा पता चल जाती है कि राज्य के लिए नीति बनाने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं संविधान के द्वारा, उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य को मतलब भारत सरकार को देश हित में, जनता के हित में नीति बनाने के लिए निर्देश को ही नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। आर्टिकल अगर 37 की बात करें यानी 37 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन कैसे हो सकता है उसका प्रावधान किया गया है दोस्तों। इसी तरीके से आर्टिकल 38 को दो जगह बांटा गया है, आर्टिकल 38(1) और 38(2). 38(1) के अंदर राज्यों का कर्तव्य निर्धारित किया गया है, वह अपने नागरिकों के हित में कल्याणकारी कार्यक्रम चला सकें, यानी अपने जनता के हित में कल्याणकारी कार्यक्रम बना करके, योजना बना करके, उनका प्रचार प्रसार करके जनता के हित में काम किया जा सके, इस तरीके का कर्तव्य राज्य का निर्धारित किया गया है। और आर्टिकल 38(2) की अगर बात करें तो राज्य का कर्तव्य है कि वो आय की असमानता को कम करे। लेकिन साथियों, उसके विपरीत परिस्थितियां दिखाई देती हैं। आज अगर आप देखेंगे तो एक जो धनी है यानी जो रिच व्यक्ति है वो और ज्यादा रिच होता जा रहा है, और एक जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। यानी जो आय की असमानता को कम करने का काम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर
उसकी जो खाई है और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे कि आर्थिक समानता लाई जा सके। तभी भारत की जो सरकार का एक सपना है कि हम 2047 तक भारत को विकसित बनाएंगे, देश की जनता का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाएंगे, तो वो तभी संभव है जब भारत के संविधान के हर अनुच्छेद को और हर प्रावधान को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था जनता के हित में किस तरीके से होनी चाहिए, इस सब का प्रावधान हमें नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। अब जरूरत है कि हम ऑब्जर्व करें, आकलन करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि कहां किस चीज की कमी रह रही है जिसकी वजह से नीति निर्देशक तत्वों का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर पॉलिसी बन भी रही है, आप ये कहेंगे कि सरकार बहुत सी पॉलिसियां बना रही है, बहुत से कानून बना रही है जो नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से बन रहे हैं, लेकिन क्या वो कानून, क्या वो नीतियां, क्या वो पॉलिसी सही तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं, सही तरीके से उनका क्रियान्वयन हो रहा है, सही तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जिस उद्देश्य को लेकर के वो पॉलिसी और नीतियां बनाई जा रही हैं, क्या वो उद्देश्य, क्या वो परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं? यदि हाँ तो हाँ लिखें, यदि नहीं तो नहीं लिखें, और अगर नहीं आप लिख रहे हैं तो उनका सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो साथियों कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं आप। उसके साथ आर्टिकल अगर 39 की बात करें तो साथियों आर्टिकल 39 को यानी 39 को भी दो भागों में बांटा गया है, 39(1) एंड 39(2). तो 39(1) कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन दे, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करे। तो साथियों आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे कानूनी प्रावधान बना दिया गया कि समान कानून यानी समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। क्या इस पे सोचने की जरूरत नहीं है? आप अपने आसपास आजू बाजू जहां भी आप काम कर रहे हैं या जहां से भी आप निकल के जा रहे हैं या जिस भी राज्य में आप रह रहे हैं, क्या वहां एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन दिया जा रहा है? ये आकलन करना हम सब की ड्यूटी है और वो आकलन करें। आकलन को आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें साथियों। आज आप देखेंगे कि एक ही ऑफिस के अंदर, एक ही फैक्ट्री के अंदर, एक ही कार्यालय के अंदर, एक कंपनी के अंदर आप देखेंगे कि एक जैसे काम करने वाले को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वेतन दिए जाते हैं। रेगुलर सिस्टम अलग बना दिया, टेम्परेरी सिस्टम अलग बना दिया, कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम अलग बना दिया, एडॉक का सिस्टम अलग बना दिया, आउटसोर्स का सिस्टम अलग बना दिया। काम सभी बराबर कर रहे हैं लेकिन वेतन में डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो क्या आर्थिक समानता लाई जा सकती है? क्या देश को विकसित बनाया जा सकता है? सोचना पड़ेगा साथियों। आपका जो आकलन है वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आर्टिकल 39 का सेकंड जब आप देखेंगे तो कर्मचारियों के स्वास्थ्य और क्षमताओं को बनाए रखने के लिए राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। तो साथियों
आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य की क्षमताओं को बनाए रखने के लिए, कर्मचारियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या प्रावधान राज्य कर रहा है, क्या क्या प्रावधान राज्य मीन्स भारत की सरकार कर रही है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं। क्या किसी एडॉक कर्मचारी को स्वास्थ्य सुविधाएं रेगुलर कर्मचारी की तरह मिल रही हैं? क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को रेगुलर कर्मचारी की तरह स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं? यदि हाँ तो हाँ लिखें, यदि नहीं तो नहीं लिखें। तो क्या सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य की क्षमताओं को बनाए रखने के लिए राज्य कार्य कर रहा है? राज्य मीन्स भारत की सरकार। भारत की सरकार में भी डिफरेंट राज्य की सरकारों का भी अपना कर्तव्य होता है कि वो अपने राज्य के अंदर अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए उनके हित में कार्य करें। तो साथियों, इस पर सोचने की जरूरत है। आकलन को, परिणाम को जो आप देख रहे हैं उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आर्टिकल 40, साथियों आर्टिकल 40 प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि उसमें पंचायती राज का प्रावधान हो। आर्टिकल 40 कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि उसमें पंचायती राज्य का प्रावधान हो। पंचायती राज्य का प्रावधान संवैधानिक रूप से 73वां संशोधन करके 1992 में कर दिया गया था, जो सबसे पहले राजस्थान से गांधी जी की जन्म जयंती पर शुरू किया गया था। तो क्या जो पंचायती राज्य सरकार की, जो पंचायती राज्य में जो सरकार होती है, यानी जो वहां का प्रशासन शासन देखती है, क्या वो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन कर रही है? ये हमें देखना होगा। वहां निर्धारित किया है कि वहां 29 ड्यूटीज पंचायती राज्य की होती हैं। तो क्या वो 29 ड्यूटीज प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रही हैं? अब वो 29 ड्यूटीज क्या होती हैं? अगर आप इस पे विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम उस पर लेकर के आ सकते हैं। पूरा पंचायती राज पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 41 की बात करते हैं तो वहां पर काम पाने का अधिकार, बेरोजगारी भत्ता, वृद्ध अवस्था में बीमा, इस सब की व्यवस्था करने का काम राज्य का यानी भारत सरकार का नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से बताया गया है कि इस प्रकार की पॉलिसी, इस प्रकार की नीति बनाई जाए जिससे कि बेरोजगारों को भत्ता मिल सके और वृद्ध अवस्था में उनको बीमा की व्यवस्था मिल सके और सभी जो एलिजिबल लोग हैं उनको, जो 18 वर्ष से ऊपर हैं या कार्य करने की क्षमता रखने वाले हैं, उनको कार्य मिल सके, काम मिल सके, जिससे कि राशन बांटना ना पड़े, वो स्वयं कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इस तरीके की व्यवस्था करना राज्य का यानी भारत सरकार का कर्तव्य है साथियों, जो नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 41 के माध्यम से बताया गया। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मनोचित दिशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध बनाना, यानी जो मैटरनिटी के टाइम पर जो व्यवस्था करने का काम है वो भी राज्य का बताया गया है इस नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। इसके लिए पार्लियामेंट्री एक्ट ला करके मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया है भारत सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि काम को न्याय संगत, यानी अगर एक महिला का जो जॉब प्लेस है उस पर अपने बच्चे को लेकर के जाती है तो उसे भी क्या काम करने का अधिकार मिलेगा? क्या उसके बच्चे को सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी? ये भारत का संविधान तो ऐसा प्रावधान करता है, क्या वास्तविक रूप में ऐसी सिचुएशन हमारे जॉब प्लेसों पे है?
यदि नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा कि कैसे ऐसी न्याय संगत व्यवस्था दी जा सके। तभी हम कह सकते हैं कि देश को विकसित बनाया जा सकता है। आर्टिकल 43 साथियों, कार्य को करने की न्यूनतम मजदूरी, इसके लिए भी लेबर कोर्ट, लेबर कमीशन के माध्यम से नियम और नीतियां बनाई गई है, एक कानून बनाया गया है। उसके तहत ये निर्धारित किया गया है कि न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए। तो अगर कोई मजदूर, कोई स्किल कर्मचारी, कोई कॉन्ट्रैक्ट अधिकारी, कोई कॉन्ट्रैक्ट एडॉक प्रोफेसर अगर इन सब चीजों को देख रहा है तो साथियों लिख सकते हैं, क्या न्यूनतम वेतन जो निर्धारित किए गए हैं वो सही तरीके से इन हैंड हो पा रहे हैं, मिल रहे हैं? अगर नहीं तो कहां कमी रह रही है, उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। उस पर खुल के आगे चर्चा की जा सकती है, जिससे कि जहां कहीं शोषण हो रहा है उसको रोकने का काम देश की सरकार कर सके, राज्य कर सके। क्योंकि ये भारत का जो संविधान है, राज्य को ये एक जिम्मेदारी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। तो क्या वहां पर ये काम हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आगे उनको सही तरीके से कैसे किया जा सकता है? आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के प्रावधान की बात करता है। और साथियों, पूरे भारत के अंदर केवल एक इकलौता राज्य ऐसा है जहां पर इस व्यवस्था को लागू किया गया है। मेरे बताने से पहले आप कमेंट्स बॉक्स में उस राज्य का नाम लिखिए। लिख दिया होगा तो मैं बता देता हूं कि वो राज्य है एक छोटा सा राज्य, मात्र गोवा, जहां पर एक समान सिविल संहिता को लागू किया गया है। क्या पूरे देश में हर राज्य में उसे लागू नहीं किया जाना चाहिए? यदि हां तो यस लिखें। और इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि जो देश के संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, सही तरीके से उनका क्रियान्वयन किया जाए, जिससे कि देश की जनता को, देश के नागरिकों को और देश को उसका लाभ मिल सके। और देश का जो टारगेट है, जो सरकार का टारगेट है कि 2047 तक विकसित करना, उससे पहले ही देश को विकसित किया जा सके। आर्टिकल 45 में प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो साथियों, आपको बता दिया जाए कि सन 2002 में 86वां संशोधन करके इसी आर्टिकल को आर्टिकल 21A में कन्वर्ट किया गया और उसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाला गया, जिससे कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का एक अधिकार बनाया गया कि हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का अधिकार है। लेकिन कितनी देर हो गई। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और 2002 में शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। उसके बावजूद भी पार्लियामेंट्री एक्ट बनने में और 7 साल लगे। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बना और इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया और कई राज्यों में तो 2011 से इसे लागू किया गया। तो साथियों, सोचने वाली बात है, अगर हम 2010 से आज तक के
ड्यूरेशन की बात करते हैं तो भी लगभग 16 साल बाद हम बात कर रहे हैं। 16 साल बाद भी राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो 37-38 सेक्शन में उसे बांटा गया है, क्या हर राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो भी प्रावधान किए गए हैं क्या सही तरीके से जमीनी स्तर पर दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो लिखें कि कौन से सेक्शन के तहत काम नहीं हो रहा है। यदि हाँ तो लिखें कि कौन से राज्य की सरकार सही तरीके से राइट टू एजुकेशन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। क्या 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को शिक्षा मिल रही है? यदि नहीं तो कारण आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है? यदि नहीं तो उसका कारण आप लिख सकते हैं। क्या सभी को समान शिक्षा मिल रही है? अभी मैं 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, एक किसी देश के नागरिक ने जागरूकता के साथ, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन किया है और उसने राजस्थान के अंदर एक मुहिम चलाई है कि या तो इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद होने चाहिए या सभी जगह इंग्लिश मीडियम शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि सभी को समान शिक्षा मिल सके। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा निवेदन ये है कि समान शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। जब तक अधिकारी और मंत्री और एमपी एमएलए का बच्चा सरकारी स्कूल में समान शिक्षा में नहीं पढ़ेगा, तब तक समान शिक्षा का सपना भूल जाना चाहिए कि समान शिक्षा केवल सपनों में दिखाई देगी, जमीन पर नहीं दिखाई देगी। क्योंकि 70 से 75% जो गरीब तबके के बच्चे, इसको हम ये कहें कि कमजोर एजुकेशन सिस्टम जिसे माना जाता है, वहां पढ़ते हैं, तो ये गैप हमेशा बना रहेगा। जब तक इसे दूर नहीं किया जाएगा तो ना तो हम आर्थिक समानता की कल्पना कर सकते हैं, ना ही हम देश के विकसित होने की कल्पना कर सकते हैं। तो हमें सोचना होगा साथियों कि देश को अगर विकसित करना है, सभी को समान अवसर देना है, सभी को समान प्लेटफॉर्म पर लाना है, तो शिक्षा को मजबूत बनाना होगा, सभी को समान शिक्षा का प्लेटफॉर्म देना होगा। तो ये गुजारिश है। उसके बाद आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को शिक्षा और अर्थ संबंधी विकास और अभिवृद्धि करने का अवसर देना। आज भी साथियों, देश 1947 में आजाद हुआ और आज भी एससी एसटी ओबीसी यानी गरीब तबके के विकास के लिए अलग से प्रावधान की कोशिश की जा रही हैं। आज भी ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां एससी एसटी ओबीसी और दबे कुचले वर्ग के साथ में अपराध किए जा रहे हैं। तो साथियों, इस पर सोचने की जरूरत है हमारी सरकारों को, देश को, राज्य को। यानी अगर संविधान की परिभाषा के रूप में देखें तो राज्य का मतलब है देश की सरकार को सोचने का जरूरत है कि उनको अभी तक समानता का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिला, कहां कमी रह रही है, उसे दूर करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो हम कल्पना कर रहे हैं, जो हम सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 तक देश को विकसित किया जाएगा, तो वो तभी संभव है कि जब देश के हर नागरिक का विकास संभव हो, हर नागरिक को विकसित किया जाए। आर्टिकल 47 की बात करें तो किसी भी खाद्य एवं मादक पदार्थ पर प्रतिबंध कर सकता है राज्य, ये व्यवस्था की गई है। और केवल गुजरात को छोड़कर के किसी राज्य में अभी तक प्रतिबंध नहीं देखने को मिलता है साथियों, जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ तो कई जगह बहस, कई जगह एक दूसरी सरकार पर प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई देता है कि कहां किसने सस्ती कर दी, कहां किसने महंगी कर दी शराब।
तो साथियों इन सब पर रोक लगाने की आवश्यकता है या नहीं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, दूसरे साथी पढ़ेंगे, प्रचार प्रसार होगा, तभी कहीं ना कहीं भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों को सही तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। आर्टिकल 47A की बात करें तो वहां पर गाय, बछड़े, दुधारू पशुओं की सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई है। तो साथियों इस पर भी विशेष जोर देने की आवश्यकता है कि अगर देश में पशुपालन का विकास हो, देश में दुधारू पशुओं की रक्षा और सुरक्षा हो, तो एक रोजगार बढ़ाया जा सकता है और वहां पर रोजगार में लाकर के इनकम बढ़ाई जा सकती है किसी परिवार की, किसी क्षेत्र की, उस तरीके से काम किया जा सकता है। सभी मिलकर के अगर काम करेंगे तो देश को विकसित किया जा सकता है। आर्टिकल 48 राज्य में पशुपालन का विकास। आर्टिकल 48A पर्यावरण का विकास। तो साथियों ये राज्य की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए, प्रदूषण रहित रखा जाए और पशुपालन का विकास किया जाए, जिससे कि किसानों की, मजदूरों की इनकम बढ़ाई जा सके। लेकिन होता क्या है, वास्तविक स्थिति यह है कि पशुपालन के नाम पे लोन दिए जाते हैं और लोन में से अधिकारी और कर्मचारी ही 25 से 50% ले लेते हैं। उसके बावजूद लोन के ब्याज में वो दब के किसान और मजदूर आत्महत्या तक करने की नौबत आ जाती है। तो कैसे पशुपालन का विकास होगा, इस पे सोचने वाली बात है साथियों, सोचने वाली बात है। क्योंकि सही तरीके से सही हाथों तक वो अनुदान और अर्थ सहायता जो दी जा रही है वो पहुंच नहीं पा रही है। तो इस पे व्यवस्था को देखना होगा। जो देश का संविधान कहता है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है, तो इसका निर्वाह सही तरीके से होना चाहिए साथी। आर्टिकल 49 की बात करें 49 की, तो यहां पर कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा सुरक्षा का जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो भी राज्य का है, सरकार का है। लेकिन हो क्या रहा है, क्या हिस्टोरिकल प्लेस सही तरीके से सुरक्षित हैं, सही तरीके से उनकी रक्षा या उनकी मरम्मत उस तरीके से हो पा रही है? जो आप देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखिए साथी। आप भी जाते होंगे हिस्टोरिकल प्लेस पर, कभी कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, हुमायूं टॉम, ये सब आपने भी विजिट किया होगा। तो जो आपने देखा वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं साथियों। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करना, ये राज्य का कर्तव्य है। लेकिन इस पर भी कई बार क्वेश्चन खड़े होते हैं कि कार्यपालिका के दबाव में न्यायपालिका काम कर रही है, इस तरीके की व्यवस्था देखने को कभी कभी मिलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान इस चीज की स्वतंत्रता नहीं देता है। संविधान के अंदर व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका अपने काम को निष्पक्ष और स्वतंत्रता के साथ कर सके, विधायिका और कार्यपालिका का उस पर किसी प्रकार का दबाव ना हो। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा और राज्य की आंतरिक और बाह्य शांति सुरक्षा की व्यवस्था करता है साथियों, और इसी के आधार पर विदेश नीति तैयार की जाती है। तो साथियों मुझे ये आप बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से, क्या हमारा राज्य की सरकारें, देश की सरकार, क्या इस पर स्पष्ट तरीके से निष्पक्षता के साथ काम कर पा रही है, या अब से पहली सरकारों ने भी किया है
तो जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपका आकलन है, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित और कुछ स्पष्ट जानकारी चाहिए तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे हम आपके बताए गए सुझाव के आधार पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ये आज हमने बात करी भारत के संविधान के भाग 4 की, जहां पर दिया गया है नीति निर्देशक तत्व, जिसे कहते हैं DPSP, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है, हमने एक एक आर्टिकल्स के आधार पर बड़े शॉर्ट में, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती है, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसे बार बार देख लें। आपको आर्टिकल और आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है उन सब की जानकारी आपको हो जाएगी। और आपको कुछ स्पष्ट चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कमेंट्स आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप उसके माध्यम से भी हमें बता सकते हैं, या फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है, फेसबुक पेज पर भी जाकर के आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, ऐसे ही चैनल पर बने रहें, और जिसको भी इस प्रकार की जानकारी की जरूरत है उसके साथ ये साझा करें। आपका बहुत बहुत